चुनावनामा की विशेष पेशकश यूपी के सियासतदार। यूपी के सियासतदार के दूसरे एपिसोड में आज हम आपको बता रहे हैं उस मुख्यमंत्री की जिसने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस जैसे इलीट कॉलेज से पढ़कर उत्तर प्रदेश की सियासत में सिरमौर बनी। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चीफ मिनिस्टर की जिसने उत्तर प्रदेश के गिरते अर्थव्यवस्था को संभाला, एक ऐसी मुख्यमंत्री जिसके समय में सरकारी कर्मचारियों ने 62 दिनों तक हड़ताल किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यूपी के उस मुख्यमंत्री की पूरी कहानी, पूरा सफरनामा जो ताउम्र महिला अधिकारों के लिए लड़ती रही। चुनावनामा की विशेष सीरीज यूपी के सियासतदार के दूसरे हिस्से में आज हम बात कर रहे हैं यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी के बारे में। उनके बचपन की कहानी, उनके युवावस्था की कहानी, उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले के दिलचस्प किस्से और मुख्यमंत्री के रूप में उनके पूरे कार्यकाल के बारे में। आइए अब हम जानते हैं सुचिता कृपलानी का बचपन कैसा बीता। सुचिता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को पंजाब के अंबाला शहर में एक संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी डॉक्टर थे और हर 2-3 साल में पिता का तबादला होता रहता था, जिसकी वजह से उनकी प्रारंभिक शिक्षा कई स्कूलों में पूरी हुई। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने इतिहास विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सुचिता जब बड़ी हुई तो आजादी की लड़ाई में कूदना चाहती थी, लेकिन 1929 में बहन और पिता के निधन के बाद उनके कंधों पर अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। शायद यही कारण है कि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में बतौर इतिहास की प्रोफेसर पढ़ाना शुरू किया। दिलचस्प बात यह भी है कि शिक्षक के तौर पर भी सुचिता स्टूडेंट्स को आजादी का पाठ पढ़ाया करती थी। उनके जीवन का एक बहुत दिलचस्प वाकया है। 28 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता JB कृपलानी से शादी कर ली। हुआ कुछ इस प्रकार की 1930 में सुचिता की मुलाकात आचार्य कृपलानी से BHU में हुई। आचार्य कृपलानी BHU में आजादी की लड़ाई के लिए कुछ कार्यकर्ताओं की तलाश में आए थे। उसके बाद वर्ष 1934 में बिहार में आए भूकंप के उपरांत राहत शिविर में सुचिता भी थी। वहां उनकी मुलाकात आचार्य कृपलानी से हुई, जो उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन के जाने माने नेता थे। यहाँ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जिस वक्त सुचिता ने शादी का फैसला किया वह महज 28 साल की थी और उनके इस कदम का उनके घर वालों के साथ साथ महात्मा गांधी ने भी विरोध किया था। JB कृपलानी सिंधी थे और उम्र में सुचिता कृपलानी से 20 साल बड़े थे। आइए हम जानते हैं उस दिलचस्प कारण को कि आखिर क्यों महात्मा गांधी सुचिता कृपलानी की शादी के जबरदस्त विरोधी थे। गांधी ने कहा था, सुचिता किसी और से शादी कर लो। सुचिता कृपलानी से आचार्य JB कृपलानी 20 साल बड़े थे और यही बात गांधी जी को खटकी थी। आचार्य कृपलानी महात्मा गांधी के शिष्य थे। गांधी ने यह कहा था कि अगर यह शादी हुई तो वह आजादी की लड़ाई में साथ देने वाले आचार्य कृपलानी को खो देंगे। गांधी आचार्य कृपलानी को अपना दायां हाथ मानते थे। गांधी की इस बात पर सुचिता ने जवाब दिया कि शादी से उनको आजादी के लिए लड़ने वाले 2 लोग और मिलेंगे। 1936 में शादी के बाद आचार्य कृपलानी और सुचिता कृपलानी गांधी के साथ अंग्रेजों के राज से आजादी के लिए संघर्ष करते रहे थे। 1940 में सुचिता कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह उषा मेहता और अरुणा आसफअली के साथ सक्रियता से लड़ती रही। आंदोलन के दौरान जब बहुत सारे पुरुष नेता जेल चले गए तो सुचिता कृपलानी ने अलग रास्ता पर चलने का फैसला किया। उनका मानना था कि बाकियों की तरह अगर मैं भी जेल चली गई तो आंदोलन को आगे कौन बढ़ाएगा। वो भूमिगत हो गई और इस दौरान उन्होंने महिला कांग्रेस का महिला विभाग बनाया और पुलिस से छुपते छुपाते 2 साल तक आंदोलन भी चलाया। इसके लिए अंडरग्राउंड वॉलंटियर्स फोर्स बनाई। लड़कियों को ड्रिल, लाठी चलाना, प्राथमिक चिकित्सा और संकट में घिर जाने पर रक्षा के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी थी। राजनीतिक कैदियों के परिवार को राहत देने का जिम्मा भी उठाती रही
1946 में वह संविधान सभा की सदस्य चुनी गई, जिसमें सुचेता औरतों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बना, इसमें औरतों के अधिकारों को लेकर सुचेता मुखर रही। नेहरू के ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच से पहले उन्होंने वंदे मातरम गाया था। ये फेमस सिंगर भी थी। 1949 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। भारत को आजादी मिलने के बाद जेबी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू से अलग होकर खुद की पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। 1952 में सुचिता ने इसी पार्टी के टिकट पर नई दिल्ली से सांसदी का चुनाव जीता। फिर वह कांग्रेस में लौट आई। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर दोबारा दिल्ली से चुनाव जीतकर संसद पहुंची। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वह राज्य मंत्री रहे। फिर नेहरू ने अचानक उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दिया। बस्ती जिले के मेंढवाल विधानसभा सीट से वे विधायक बनी। 1963 से 67 तक वह प्रदेश मुख्यमंत्री भी रही। आइए जानते हैं अब उस वाक्य को, उनके मुख्यमंत्री बनने का वाक्य बहुत दिलचस्प है। कहानी उस दौर की है जब केंद्र में नेहरू की सत्ता को कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रपों से ही चुनौती मिलने लगी थी। इन्हीं में से एक नाम था सीवी गुप्ता यानी चंद्रभानु गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये नाम तब इतना बड़ा हो चुका था कि दिल्ली में बैठे राजनीतिक आकाओं को उनसे असुरक्षा महसूस होने लगी थी। ये भाव इतना प्रबल हो गया था कि नेहरू ने सीवी गुप्ता से जबरदस्ती मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया और इसी घटना के बाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की कहानी बुनी गई। वर्ष 1963 में यूपी में कांग्रेस के दो धड़े हो गए, एक कमलापति त्रिपाठी का और दूसरा चंद्रभानु गुप्ता का। चंद्रभानु को सीएम पद से हटा तो दिया गया, लेकिन उनकी धाक, उनकी पकड़ प्रदेश की राजनीति में इतनी थी कि वही सीएम को डिसाइड करते थे और सीएम की तलाश तेज थी। चंद्रभानु कतई नहीं चाहते थे कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी गुट का हो। कृपलानी के मुख्यमंत्री बनने के पहले के बैकग्राउंड स्टोरी को बहुत खूबसूरत तरीके से राजनीति शास्त्री पॉल ब्रास ने अपनी किताब एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ चरण सिंह एंड कांग्रेस पॉलिटिक्स 1937-61 में लिखा है कि आचार्य कृपलानी बीमार थे और उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वे अस्पताल में भर्ती थे। उनके बगल में उनकी पत्नी सुचिता कृपलानी भी बैठी थी। परेशान चंद्रभानु उन्हें देखने गए। उनकी परेशानी देख आचार्य ने सुचिता की ओर इशारा कर कहा कि आप मेरी पत्नी को पार्टी का नेता चुनकर उन्हें सीएम बनाइए। नेहरू और इंदिरा गांधी सहित दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जवाब देने का इससे अच्छा विकल्प नहीं मिल सकता। चंद्रभानु को आचार्य की बातों में दम इसलिए भी लगा क्योंकि सुचिता किसी गुट में शामिल नहीं थी और कांग्रेस भी उन्हें एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखती थी। आखिर नेहरू और इंदिरा ने क्यों किया था सुचिता के नाम का विरोध? इस पूरे सवाल का जवाब पॉल आर ब्रास को दिए अपने इंटरव्यू में 20 जून 1967 को सुचिता ने कहा था कि सबसे पहले जाति का प्रश्न उभरा और सबसे पहले दो ठाकुरों के नाम सुझाए गए, हरगोविंद सिंह और हुकुम सिंह, लेकिन ये दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सीपी कैलाश प्रकाश को लाना चाहते थे लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिल पाया। इसके बाद मेरे नाम का सुझाव आया। ये सुनकर मुझे हंसी भी आई। नेहरू और इंदिरा ने मेरे नाम का विरोध किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये महिला अपने पति की तरह ही ना झुकती है, ना ही चापलूसी करती है, ना घुटने टेकती है। इस प्रकार की दिलचस्प बैकग्राउंड के बीच 1963 में भारत की सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री वो बनी। ये सब कुछ राजनीति को साधने के लिए हुआ था। उनके शासनकाल में एक ऐसी घटना हुई जिसको सभी आज भी याद करते हैं। सरकारी कर्मचारियों ने पेमेंट को लेकर हड़ताल कर दी थी 62 दिनों की, पर सुचिता डिगी नहीं, पेमेंट नहीं बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के गिरते आर्थिक आंकड़ों पर लगाम लगाई और प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता लाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री के बाद जीवन के अंतिम समय में राजनीति से संन्यास लेने के बाद सुचिता कृपलानी अपने पति के साथ दिल्ली में बस गईं। निसंतान दंपति होने के कारण उन्होंने अपना सारा धन और संसाधन लोक कल्याण समिति को दान दे दिया और इसी समय सुचिता ने अपनी आत्मकथा एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू की, जो 3 भागों में भी प्रकाशित हुई। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया और 1974 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और इस तरह महिला एक मुख्यमंत्री जो यूपी की सिरमौर बनी, जिन्होंने यूपी को अपने हिसाब से चलाया, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई।